नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव की घोषणा के बाद उत्तर में राजनीतिक पार्टियों को हर एक दिन बहुत संभल कर आगे कदम बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि उठा पटक का दौर शुरू हो चुका है, या यूं कहिए कि शुरू होने के बाद जारी है। एक न एक दिन, हर दूसरे दिन, हर एक घंटे बाद ये खबर पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती है कि कौन विधायक या बड़ा नेता किस पार्टी को छोड़ करके किस पार्टी का दामन थाम रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि इस मामले में बीजेपी सबसे आगे है, क्योंकि उसे अपने विधायकों और मंत्रियों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और यहां तक कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी विशेष रूप से सक्रिय होना पड़ रहा है। शायद आप समझ गए होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रकरण के बाद अब एक और मंत्री ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद इस तरह के इस्तीफे होते रहते हैं विधायकों के, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा दिया है दारा सिंह चौहान ने। और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि वो पिछड़े और दलितों का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा हुई, इसके कारण से व्यथित हैं और इसलिए वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह, ये दोनों सपा का दामन 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में, उनकी उपस्थिति में लाल टोपी पहनेंगे और शायद सपा की तरफ से सपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन यह कयासों का दौर है, और क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि 3 और बड़े नेताओं और विधायकों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हर एक पार्टी को डर लग रहा है, हर एक पार्टी खुशी मना रही है, क्योंकि जिसको छोड़ करके दूसरे पार्टी में कोई जा रहा है तो वो पार्टी अब दावा कर रही है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोकप्रिय है और इस चुनाव में बेहतर कर सकती है, इसलिए उसके पास विधायकों का आना लगा हुआ है दूसरी पार्टी से। और जबकि जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं उस पार्टी का दावा है कि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं थे, 5 साल जनता के लिए काम नहीं किया, इसलिए उनको पता था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। सबके दावे हैं, उसके ऊपर से प्रतिदावे हैं, आरोप है, प्रत्यारोप है, और ये लखनऊ की सियासी गलियों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सीधे हम जुड़ते हैं लखनऊ से अपने ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला के साथ, और अनूप बताएंगे इस राजनीतिक उठापटक के मायने और वास्तव में पिछले 48 घंटे में क्या क्या कुछ घटित हुआ और क्या आगे घटित होगा, यह भी अनूप बताएंगे। अनूप, बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ हुआ आज बुधवार के दिन? जी, जैसे कल बीजेपी के लिए अच्छा दिन नहीं रहा, वैसे आज भी बीजेपी के लिए अच्छा दिन फिलहाल अभी तक नहीं रहा। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उनके साथ 4 विधायक और चले गए, और आज जो मंत्री दारा सिंह चौहान जो बाकायदा कल अटकलें लग रही थी उनके इस्तीफे की, वो इस्तीफा आज हुआ है। आज उन्होंने बाकायदा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। हालांकि कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उसी वक्त केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया था। दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही थी, आज नहीं है। बाकायदा दारा सिंह चौहान को उन्होंने फोन भी किया, दिल्ली भी बुलाया, लेकिन लगता है कोई फायदा नहीं हुआ और दारा सिंह चौहान ने आज इस्तीफा उन्होंने दे दिया। साथ में आज बीजेपी को 2 विधायक और मिले हैं, जो कांग्रेस से पश्चिम के विधायक माने, अच्छे बड़े विधायक माने यहाँ पे नरेश सिंह, वो आज बीजेपी शामिल हुए। साथ में सपा में अखिलेश के बहुत करीबी हरिवंश यादव जो फिरोजाबाद से हैं, वो उन्होंने भी आज बीजेपी ज्वाइन की है। और उनका लेकिन पुराना एक मामला रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो बीजेपी के बड़े सपा के बड़े नेता हैं, उनके साथ पुरानी खपत चल रही, उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा बहुत पहले स्कोर रखा था।
जारी है, लेकिन अभी सपा ने स्पष्टीकरण दिया है कि हरिओम यादव उन्होंने 15 फरवरी 2021 को ही सपा से निष्कासित कर दिया था। तो ये भी स्पष्टीकरण सपा की तरफ से आया है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन हरिओम यादव बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वो मोदी लहर में भी जीत कर, आज सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी लहर में भी वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे हरिओम यादव, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो फिलहाल मिला जुला असर रहा। आज कुछ बीजेपी में आए और सबसे बड़ा जिसे कहा जाए चर्चा दारा सिंह चौहान, जो उनके कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जो मतलब मंत्री रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो 14 जनवरी की जो बात बाढ़ रहे थी राजभर और सपा नेता दूसरे कह रहे हैं कि बड़ी ज्वाइनिंग होगी, उसके लिए भी सरगर्मी बड़ी तेज है कि 14 जनवरी को ऐसा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कुछ और विधायक चले जाए जो लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुतों को टिकट कटने तय थे। लेकिन ये मंत्री जा रहे हैं, ये बात बीजेपी के लिए ठीक नहीं है और ये बड़ी झटके हैं बीजेपी के लिए फिलहाल। क्या आपको लगता है कि सपा मनोवैज्ञानिक रूप से एक बड़े जीत का दावा कर सकती है अगर 2-3 मंत्री कहीं और इस तरीके से इस्तीफा दें और सपा का दामन थाम लें? बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक रूप से तो सपा ने बहुत ले ली है। ये बात कल उन्होंने साबित कर दी कि भाई आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं, आपके मंत्रिमंडल के मंत्री अगर वही इस्तीफा देने लग जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होती है ये। लेकिन विधायक तो आते हैं जाते हैं, जब चुनाव आते कई इरादे इस्तीफा करते हैं तो अलग होता है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी ये बात पहले कहा जा रहा था कि वो अपने बेटे के टिकट के लिए बीजेपी से मांग कर रहे थे, जो पहले ही हार चुके हैं, पिछले विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि अभी तक सपा से भी वो सीट नहीं दी गई है, क्योंकि जिस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र उत्कर्ष मौर्य आ रहे थे वो मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से, उन्होंने कल भी इस बात को अपना वीडियो जारी करके कहा कि मैं ऊंचाहार सीट से पहले भी आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, आगे भी आशीर्वाद प्राप्त करता रहूंगा। तो आज अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को बुलाया भी है। तो अखिलेश के लिए बड़ी दिक्कत अभी आएगी कि जिस सीट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सफल में गए हैं, वो सीट मनोज पांडे से छीन कर आखिर उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य को कैसे देते हैं, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल मनोवैज्ञानिक बढ़त सपा को है, क्योंकि बड़े मंत्री अगर इस्तीफा देने लग जाते हैं कि सत्ताधारी पार्टी से, तो जनता और साथ में कार्यकर्ता पे काफी ही बुरा असर पड़ता है। क्या आपको ये नहीं लगता, थोड़ी इससे उलट बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की जो एक इमेज है वो अपने विधानसभा क्षेत्र को अगर छोड़ दें, क्योंकि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत नज़दीक से उनके राजनीतिक कार्यप्रणाली को मैं जानता समझता हूं, क्योंकि जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो मैंने उनको बहुत नज़दीक से जाना सुना है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या उनका कार्यक्षेत्र या उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा है जिससे भाजपा परेशान हो जाए? और यही नहीं, मैं दारा सिंह चौहान के संदर्भ में भी पूछ रहा हूं। और दूसरी बात, जातिगत फैक्टर को बहुत ध्यान में रख रहे हैं अखिलेश यादव जब इस तरीके से तोड़ करके किसी को सपा में शामिल करा रहे हैं, क्योंकि इसमें बातचीत कोई 1-2 दिन की नहीं है, तात्कालिक नहीं है, इसकी प्रक्रिया कम से कम एक पखवाड़े से तो जरूर चल रही होगी। बिल्कुल दिलाकर जी, आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, रावेली ऊंचाहार तक ज्यादा दूरी नहीं है और ऊंचाहार से अपने बेटे को टिकट दिलाने के बावजूद जीत नहीं दिलवा पाए थे, वो भी लहर में नहीं दिलवा पाए थे। तो इससे तो ये पता लग जाता है कि कितने सबल नेता है वो, जो अपने पुत्र को नहीं जिता पाए। लेकिन एक चीज की बात है, बात में निकल के आती फिलहाल जैसे बयान स्वामी प्रसाद मौर्य कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं कि बीजेपी जिधर जाते हैं वही पार्टी जीतती है। बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता खुद को सबसे कल से बता रहे हैं वो। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप क्रांतिकारी नेता है तो रायबरेली और ऊंचाहार में कितना अंतर है, कितनी दूरी है? आप ऊंचाहार सीट अपने बेटे को नहीं दिला पाए, ये सबसे बड़ा सवाल उनके पर उनके विरोधी और बीजेपी उठा दे रही है। हालांकि एक बात है, बस ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी को कितना असर पड़ेगा ये तो बाद में देखने की बात है। लेकिन हाँ, ये मैसेज जो जा रहा है पिछड़ी जाति में, ये थोड़ा बीजेपी की तरफ से खराब जा रहा है, क्योंकि अचानक अगर भाई स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति के नेता तो माने ही जाते, बिल्कुल बिल्कुल नेता भी माने जाते हैं, पहले बीएसपी में रहे, फिर इसमें आते सपा में जा रहे हैं, तो नेता तो बड़े हैं, अपने जो मतदाता उनका अपना वोट बैंक है, भले ही अपनी सीट पर हो या एक दो सीट पर रह, लेकिन हाँ मैसेज जो है ओबीसी जो वर्ग है उसको थोड़ा सा खराब जा रहा है बीजेपी करते कि लगातार उनके नेता जो, क्योंकि अब सपा है क्या कर रही है कि जो जातिगत समीकरण बैठा बस बिल्कुल दिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये यूपी का जो चुनाव होता है अधिकतर हिंदू और मुस्लिम
लेकिन इस बार विपक्ष जो है, खासकर सपा जो है, ये इसको जातिगत बनाने में लगी है। और जातिगत आने में 2017 में और 2019 में जो यूपी की जनता ने जो वोट किया था, वो जातिगत से ऊपर उठ कर दिया था। लेकिन दोबारा अब इसको बच्ची पार्टियां अपनी जीत तलाशने के लिए इसको दोबारा जातिगत बनाने की तरफ बहुत तेजी से लगी है, जिसमें ओपी राजभर जैसे नेता, जयंत चौधरी जैसे नेता और साथ में शहीद प्रसाद मौर्य जैसे नेता, ये बहुत बड़ी भागीदारी निभाएंगे इस समय सपा में अगर आते हैं तो जातिगत अगर बन जाता है तो बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौती ज्यादा आ जाएगी। बहुत अहम बात अनूप जी आपने कही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक, बहुत खुल के बात किया जाए तो पूरी तरह से कंसोलिडेटेड मोड में आ चुका है। उसको योगी आदित्यनाथ और कमल के खिलाफ ईवीएम पर जाना है और बटन दबाना है। देखिए, हम आप पत्रकार हैं, अब खुल करके बात कर सकते हैं। ये एक फीलिंग्स मिल रही है और ये मोड दिखाई पड़ रहा है मुस्लिम वोट बैंक का, जहां तक सवाल है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ के अपने विकास के दावे और हिंदू छवि को तोड़ना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं, इसलिए सभी पार्टी के सभी नेता जो हिंदू वोट बैंक है उसमें जाति फैक्टर को ज्यादा प्रभावी बना दे रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक बहुत बड़ा सच है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष इसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा? विपक्ष कामयाब धीरे धीरे होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो बाहर के दलों से आए हुए नेता थे वही बन रहे हैं। बीजेपी के अंदर खाने के नेता नहीं, जो बीजेपी में बाहर के नेता आए थे वही इस बात को विरोध का पर्चम लेके आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी बात आपको बता दी, निकल के बार बार बाहर आ रही कुछ खबर मिल रही है कि बीजेपी में एक बड़ा वर्ग है सीएम योगी का झूठ रोटी बनता नजर आ रहा है इस वक्त, जो बार बार केशव प्रसाद मौर्य को आगे रखने की बात कर रहा है, उनको आगे सीएम की सीट के लिए आगे कर रहा है। तो एक बड़ा वर्ग बहुत बीजेपी के अंदर से ही सीएम योगी के विरोध को और हवा दे रहा है और जिसका नतीजा ये सामने दिखाई भी दे रहा है कि एक केशव प्रसाद मौर्य ही जब बीजेपी के अध्यक्ष थे यहाँ यूपी के, वही ये सारी चीजें लेकर आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ विजय पाठक, दीपा जोशी, ये बड़े नाम आए थे। ये केशव प्रसाद मौर्य जब अध्यक्ष थे यहाँ पर तभी आए थे और केशव प्रसाद मौर्य के साथ सच्ची एक सिंपैथी भी है। लेकिन बात ये आती निकल के सीएम योगी केंद्रीय जो चुनाव समिति कल जो दिल्ली में चर्चा हुई उसमें भी ये बात खबर आई, ये बात रखी गई थी कि अगर सीएम योगी के खिलाफ ही अंदर जो नेता हो जाएंगे तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे। बार बार लगातार अमित शाह इस बात को कह भी रहे हैं, पीएम मोदी ने साफ कई बार संकेत भी दिया है कि सीएम योगी ही सीएम रहेंगे, लेकिन बावजूद उसके एक बड़ा वर्ग सीएम योगी के खिलाफ ही खड़ा हुआ है बीजेपी के अंदर से ही। और साथ में जो बाहर के जो जिसे कहा विपक्षी दल है वो इसका पूरा फायदा उठा रहे, क्योंकि उनको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओपी राजभर है, ओपी राजभर जानते हैं, वो भी अपने लड़के को टिकट दिलाने के लिए यहाँ लगे हुए थे, लेकिन मना कर दिया गया बीजेपी में, पूरे बीजेपी से बाहर हो गए। तो कहने मतलब ये है कि एक निष्ठा जो है वो जनता के प्रति कम है, अपने परिवार के प्रति जब उनको निष्ठा उनसे कम हो रही है, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो बस दलित पिछड़े ये सब के नाम से तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी चले जाते हैं, क्योंकि उनको आश्वासन मिल जाता है कि हाँ भाई यहाँ से, जैसे कि अभी सपा के यहाँ से शिवपाल यादव जो लखीमपुर आदित्य यादव की राजभर के लड़के, उनका भी नाम आ गया है टिकट के लिए, उनको टिकट मिल गया है। साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जब 14 को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके आज की सीट उत्तर से मौर्य के नाम पर कर दी जाए, तो अपने बेटे के नाम पर ये जा रहे हैं। हाँ, भले ही इनकी जीत सुनिश्चित होती नहीं होती है बात की, लेकिन सपा ये मैसेज देने में कामयाब हो रही है कि पिछड़ा वर्ग सपा के साथ में है, जो कि बीजेपी की मजबूती होता था, ओबीसी वर्ग ये बीजेपी की मजबूती रहा है। और अगर वो मजबूती अगर थोड़ी सी ढील जाती, टूट जाती है, भले ही मैसेज खड़ा चल जाता है, तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से सपा की बड़ी जीत होगी और बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ी हार होगी। एक बड़ा सवाल है अनूप जी, और अहम भी है, जिस पर हम आप चर्चा कर सकते हैं, और हमारी आपकी चर्चा बड़ी सार्थक दिखती है, वो घटनाएं दिखने भी लगती हैं, संयोग कह सकते हैं आप। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी अब एक बड़े रणनीति पर चर्चा कर सकती है? क्योंकि अगर ये आने जाने का सिलसिला 2-4 दिन और चला तो मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी मुश्किलों में आ सकती है। बिल्कुल, देखिए आयातित नेता होते हैं
वो उनको आप भरोसा ज्यादा करेंगे तो यही स्थिति देखने को मिलती है। बीजेपी के अंदर से भी जब 2017 का चुनाव हुआ था, उसमें बार बार बोला जा रहा था आयातित नेता को आप टिकट दे रहे हैं, आप उनको ला रहे हैं। तो बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता था वो निराशा उसको हाथ लग रही थी। खैर टिकट दिया, जीत गए, लहर जीत गए, लेकिन अब वही आयातित नेता जो बाहर से आए हैं वो आपके लिए दिक्कत कर रहे हैं, बीजेपी के लिए दिक्कत कर रहे हैं। तो अब बीजेपी एक बड़ा कड़ा फैसला लेगी जिसकी संभावनाएं ज्यादा है कि वो आयातित नेताओं को ज्यादा टिकट ना दें। और जो 100 से ज्यादा टिकट कटने वाले थे विधायकों की, ये खबर पूरी आ रही है कि अब 40 से 45 विधायकों के ही टिकट कटे, ज्यादा टिकट न कटे। जैसे लखनऊ में भी 2-3 विधायकों के टिकट कटने वाले थे, लेकिन पुख्ता खबर आ रही है कि अब उनके टिकट नहीं कटेंगे। तो जाहिर सी बात है अब बीजेपी भी एक बड़ी रणनीति पे काम करने जा रही है और बहुत संभव है कि क्योंकि अभी अगले हफ्ते ही अमित शाह लखनऊ दौरे पे आ रहे हैं, उनका लखनऊ दौरा बहुत अहम रखेगा, क्योंकि अमित शाह जाने जाते हैं बड़ी रणनीति का, चुनावी माने जाते, चाणक्य माने जाते। तो बेशक बड़ी रणनीति के काम शुरू हो चुका होगा और अभी देखना बाकी है कि सपा के कौन से बड़े नेता हो सकता है कि अभी यहाँ बीजेपी में आए या बड़ी टूट हो यहाँ पर। फिलहाल तो अभी सपा जल्दी सारे टिकट बांटने में लगी। याद अखिलेश यादव ने अपने जो 6 दल है उनके मित्र साथी दल है उनके साथ बैठक भी की है, टिकट बंटवारे की बात भी की है, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अमित शाह का जो पैनल है वो सक्रिय हो चुका है। पता नहीं कौन से दल का नेता कब निकल जाए, किसी को पता नहीं, ना बीजेपी में ना सपा में। तो हर पार्टी अपने नेता को पकड़ने में लग गई। खास तौर से अखिलेश यादव कल से ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं कि जल्दी से टिकट बंटवारे ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि अमित शाह पे सबको भरोसा होता है कि वो कब किस दल को तोड़ लें वो किसी को पता नहीं। अनूप, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। हर एक क्षण, हर एक घंटे, हर एक दिन नई खबरें मिल रही हैं और अभी तो सिर्फ आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मकर संक्रांति तक ये स्थिति बनी रहेगी और इसके बाद फिर वो डिजिटल प्रचार का वॉर शुरू होगा, जिसको लेकर के सपा ढेर सारे आरोप लगा रही है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत की। क्या होगी उस समय की स्थिति और क्या होगा चुनाव प्रचार का तौर तरीका, जिस पर एवी स्टार न्यूज ने विधिवत चर्चा की है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इसके लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।